हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 9। ये केमिस्ट्री की बुक का जो सेकंड पार्ट है आपका, उसमें ये चैप्टर है। चैप्टर 8 जो कि आपके कोर्स में से हट चुका है, डिलीटेड पार्ट है वो, रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर। तो हम उसके बाद वाला चैप्टर 9 हाइड्रोजन स्टार्ट कर रहे हैं। हाइड्रोजन से सभी बहुत अच्छे से अवगत हैं। हाइड्रोजन the most abundant element in the universe and the third most abundant on the surface of the globe। तो हाइड्रोजन ब्रह्मांड में अति बहुलता में प्राप्त होने वाला तत्व है। साथ ही पृथ्वी की सतह पर अति बहुलता के क्रम में इसे तीसरे स्थान पर रखा गया है, तीसरे स्थान पर आता है ये। तो प्रकृति में समस्त ज्ञात तत्वों में हाइड्रोजन की परमाणु संरचना सरलतम है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1। एटॉमिक नंबर 1 यानी कि उसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन का जो अस्तित्व है वो H2 अणु के रूप में होता है, H2 मॉलिक्यूल के रूप में होता है। हाइड्रोजन हैज़ द सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर अमॉन्ग ऑल द एलिमेंट्स अराउंड अस। In atomic form, it consists of only one proton and one electron, and however in elemental form it exists as a diatomic H2 and is called dihydrogen। तो उसे हम क्या कहते हैं? डाइहाइड्रोजन H2 कहते हैं। हाइड्रोजन का उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में करके अत्यधिक स्तर तक सार्वभौमिक ऊर्जा की पूर्ति की जा सकती है। तो इस तत्व का हम डिटेल में इस चैप्टर में अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है इसका कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। तो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान। तो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान, तो आवर्त सारणी का ये प्रथम तत्व है, अतः इसे आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को उचित स्थान एक विवेचना का विषय रहा है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर व्यवस्थित किए गए हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो उसका विन्यास होता है 1s1। तो इसमें बाह्यतम कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है जो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग से संबंधित है। तो ये हमें समझ में आता है। हाइड्रोजन हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 एंड ऑन वन हैंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सिमिलर टू द आउटर electronic configuration NS1, so it is put up in the alkali metals of first group। तो फर्स्ट ग्रुप किसका आता है? अल्कली मेटल्स यानी कि क्षारीय धातुओं के ग्रुप में इसको रखा गया है। ऑन अदर हैंड, लाइक हाइड्रोजन विथ NS2NP5 configuration belonging to the 17th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये विन्यास किसका होता है? NS2NP5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आवर्त सारणी के 17वें वर्ग, जो कि हैलोजन ग्रुप। कौन सा है? हैलोजन समूह का ये विन्यास होता है। तो इसे जो कि उत्कृष्ट गैसों के विन्यास से इसमें क्या है? एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो it is short by 1 electron from the noble gases। तो हाइड्रोजन therefore has resemblance to alkali metals which lose 1 electron to form positive ion। यदि ये एक इलेक्ट्रॉन देता है तो ये क्या बन जाएगा? H+ पॉजिटिव आयन। अल्कली Na होता है, वो भी क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन देकर के क्या बनता है? पॉजिटिव आयन। So it resembles with alkali metals which loses 1 electron to form positive ions, and it is also resemblance with halogens which gaining 1 electron and form the electronic configuration of noble gases। तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के
नोबल गैसेस अक्रिय गैसों के जैसा विन्यास ग्रहण कर सकता है। तो हैलोजनों की भांति एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर वह ऋणीय आयन बनाता है और क्षार धातु के समान हाइड्रोजन, ऑक्साइड, हैलाइड, सल्फाइड आदि बनाता है। तो इन परिस्थितियों में इसकी क्षारीय धातु के विपरीत उच्च आयनन एंथैल्पी होती है, यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। साथ ही ये धात्विक लक्षण नहीं दर्शाता है। ये दो ड्रॉबैक्स है अल्कली मेटल्स के इसमें कि ये हाईली आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है इसकी वो विपरीत उच्च आयोनाइजेशन एंथैल्पी दर्शाता है। साथ ही ये क्या करता है, धात्विक लक्षण नहीं दर्शाता है। तो यथार्थ में आयनन ऊर्जा के पदों में हाइड्रोजन हैलोजन से अधिक समानता रखता है। तो आयनन ऊर्जा की बात करें आयोनाइजेशन पोटेंशियल की, तो किसके साथ समानता रखता है, ज़्यादा हैलोजनों के साथ समानता रखता है। तो इसमें दूसरी बात हम करें कि लाइक हैलोजन इट फॉर्म्स अ डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स। हैलोजन जैसे कि Cl2, Br2, F2, ऐसे हैलोजनों की भांति ये क्या करता है, डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स दर्शाता है। तो एंड विथ एलिमेंट्स combined with elements to form hydrides and a large number of covalent compounds। साथ ही ये क्या करता है, हाइड्राइड बनाता है और असंख्य संख्या में ये सहसंयोजी यौगिक बनाता है। सो इट इज़ वेरी लो एज कंपेयर टू हैलोजन। तो इसका मतलब ये हुआ ये क्रियाशीलता के आधार पर हैलोजनों की तुलना में कम सक्रिय है। तो कुछ सीमा तक क्षार धातु और हैलोजनों के साथ समानता दर्शाने के बावजूद इसमें इस तरह की असमानताएं भी देखी जा सकती हैं। तो हाइड्रोजन का H+ स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता है। एक जो H+ पॉजिटिव है, जो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके जो H+ आयन बनता है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ये दूसरे परमाणुओं के साथ में क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, संयुक्त रहता है। अतः इसके अद्वितीय व्यवहार के कारण आवर्त सारणी में इसे अलग रखा गया है। तो इसी के कारण इसे आवर्त सारणी में इट इज द यूनिक इन बिहेवियर एंड इज देयरफॉर बेस्ट प्लेसेस सेपरेटली इन द पीरियोडिक टेबल। तो इसको अलग से स्थान दिया गया है और समूह 1 के ऊपर रखा गया है। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन क्लियर हो गया है हमारा ये। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं टॉपिक इसका, डाइहाइड्रोजन H2। डाइहाइड्रोजन H2, तो सबसे पहले तो डाइहाइड्रोजन H2 कहाँ से मिलता है। तो डाइहाइड्रोजन इज द मोस्ट एबंडेंट element in the universe, 70% of the total mass of the universe, and is the principal element in the solar atmosphere। तो हाइड्रोजन ब्रह्मांड में अधिकता में पाए जाने वाला तत्व है, करीबन 70% क्या होता है, H2 होता है। साथ ही ये सौर मंडल का प्रमुख तत्व है। बड़े ग्रह जैसे कि बृहस्पति, शनि यानी कि जुपिटर, सैटर्न में अधिकांश हाइड्रोजन होती है और हालांकि अपनी हल्की प्रवृत्ति के कारण ये पृथ्वी के वायुमंडल में कम मात्रा में पाया जाता है। करीबन ये होता है 0.15%। संयुक्त अवस्था में ये भूपट्टी यानी कि इन कंबाइंड स्टेट फॉर्म इट इज द 15.4% ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड द ओशन। तो ये वो इस पे धरा पे 15.4% ये महासागर और इस पे धरती पे पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में ये जल H2O के रूप में पादप और जंतु उत्तकों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हाइड्राइड, हाइड्रोकार्बन जैसे कई यौगिकों में पाया जाता है। तो इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है H2 की, ये हम देख चुके हैं। अब बात आती है हाइड्रोजन के समस्थानिक की। द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। Hydrogen has 3 isotopes. One is protium is H1H1। तो 1H1 यानी कि ये न्यूक्लियस
तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया प्रोटियम। दूसरा होता है ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम में ये न्यूक्लियस, तो इसमें एक प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। साथ ही तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे, 1H2। तीसरा होता है ट्रिटियम, 1H3। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो ये क्या हो गया हमारा 1H3। जो न्यूक्लियस में है उनको एडिशन करना है आपको, 0 and 1 तो 1, 1 1 2, 1 2 3। तो इस तरह से ये 3 इसके आइसोटॉप्स होते हैं। एंड ट्रिटियम इज द रेडियो एक्टिव एंड एमिट्स लो एनर्जी बीटा माइनस पार्टिकल। तो इसमें जो हमारा ट्रिटियम है वो केवल रेडियो एक्टिव, रेडियो सक्रिय है, जिसकी न्यून ऊर्जा वाले बीटा कणों को उत्सर्जित करता है। समस्थानिकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, इसलिए इनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं। इनकी केवल अभिक्रिया की गति विभिन्न बंध और एंथैल्पी के कारण होती है। तो ये हम आइसोटॉप देख चुके हैं। अब फोर्थ टॉपिक इसका H2 बनाने की विधि। H2 बनाने की विधि यानी कि प्रिपरेशन ऑफ H2। तो प्रिपरेशन ऑफ H2। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हम लेबोरेटरी। लेबोरेटरी प्रिपरेशन, तो प्रयोगशाला में इसको कैसे बनाया जा सकता है। तो इट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रेन्युलेटेड जिंक विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब हम जिंक की ग्रेन्युलेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कर, HCl के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ क्या रखना पड़ेगा, H2। तो ZnCl2 के साथ में ये H2 बनता है। एंड इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ जिंक विथ एक्वेस अल्कली, यानी कि हम क्षारीय के जलीय विलयन की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करा के भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो Zn प्लस NaOH। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2। इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। तो यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस करने के लिए मुझे क्या रखना पड़ेगा, 2। तो ये हो गया हमारा सोडियम जिंकेट। तो कॉमर्शियली यदि इसको बनाना है तो ये तो हमारी दोनों लैब मेथड हो गई है, एसिड से भी बना सकते हैं हम, अल्कली से भी बना सकते हैं। अब ये रिएक्शन वैसे तो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब कॉमर्शियली इसको बनाना है तो कॉमर्शियली हम इसको कैसे बना सकते हैं ये देखते हैं। तो कॉमर्शियल प्रिपरेशन, कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ H2। कॉमर्शियल यानी कि हिंदी में होता है कि व्यापारिक उत्पादन, H2 का व्यापारिक उत्पादन कैसे किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहला मेथड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स गिव्स H2। तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग करके अम्लीय जल का हम क्या करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं। जल यानी H2, जल का हम विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस। और इसका साथ में हम किसका उपयोग करेंगे यहाँ पे, प्लेटिनम उत्प्रेरक के रूप में।
तो इसमें हमको क्या मिलेगा, 2H2 प्लस O2। ये सभी किस फॉर्म में मिलेंगे, गैस, और ये क्या है, लिक्विड। चलिए दूसरा, हाई प्योरिटी डाइहाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिंग वार्म एक्वेस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बिटवीन निकल इलेक्ट्रोड। तो हम दूसरा क्या कर सकते हैं इसमें कि अति शुद्ध हाइड्रोजन यानी कि 99.95% निकल इलेक्ट्रोड के बीच रखे हुए बेरियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन को गर्म अवस्था में विद्युत अपघटन करा करके भी हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा मेथड देखते हैं हम, ब्राइन विलयन के विद्युत अपघटन द्वारा क्लोरीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के औद्योगिक निर्माण में डाइहाइड्रोजन बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, बाय प्रोडक्ट के रूप में यानी कि सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो इसके लिए हम रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे। तो ब्राइन यानी किसका विलयन हुआ, NaOH। तो इसका एनोड पर होने वाली अभिक्रिया है, एट एनोड पर कौन जाएगा, माइनस आयन वाला, तो कौन जाएगा, क्लोरीन यानी Cl माइनस आयन, साथ में एक्वेस, तो ये क्या बनाएगा, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, साथ में कैथोड, तो कौन सी रिएक्शन होगी, 2H2 gives H2 प्लस 2OH माइनस। तो इसमें कुल अभिक्रिया क्या हो गई हमारी, Na प्लस 2Cl माइनस प्लस 2H2O gives Cl2 प्लस H2 प्लस 2Na प्लस 2OH माइनस। तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई हमारी यहाँ पे। तो ब्राइन का विद्युत अपघटन द्वारा हम क्लोरीन और NaOH का निर्माण करते हैं। चलिए ब्राइन के बाद में अब हमारा हाइड्रोकार्बन अथवा कॉक की उच्च ताप पर एवं उत्प्रेरक की उपस्थिति में भाप से अभिक्रिया कराने पर डाइहाइड्रोजन प्राप्त होता है। रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन्स और कोक एट हाई टेम्परेचर्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट यील्ड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मैं हाइड्रोकार्बन के रूप में यदि लेती हूँ मैं CnH2n+2 यानी एल्केन लिया मैंने, प्लस NH2O, तो अब यहाँ पे बनेगा हमारा NCO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड 2n+1H2। तो जिसके लिए हम एग्जाम्पल लें CH4 प्लस H2O गैस, तो ये क्या बनाएगा, CO प्लस 3H2। तो CO प्लस H2 ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। CO प्लस H2 के मिश्रण को क्या कहते हैं हम, वाटर गैस, इसको वाटर गैस कहते हैं, CO प्लस H2। CO और H2 का यह मिश्रण मिथेनॉल तथा अन्य हाइड्रोकार्बनों के संश्लेषण में काम आता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, मिथेनॉल तथा अन्य कई हाइड्रोकार्बन के सिंथेसिस में इसका उपयोग किया जाता है। इसे संश्लेषण गैस या सिंगेस गैस भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो और क्या है, इसे इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंथेसिस गैस यानी संश्लेषित गैस और सिंगेस भी कहते हैं इसे। Nowadays सिंगेस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीवेज। तो अभी के समय में सिंगेस जो है वो सीवेज वेस्ट यानी अखबार, लकड़ी का बुरादा, लकड़ी की छिलन आदि से प्राप्त की जाती है।
कोल से सिंगेस का उत्पादन करने की प्रक्रिया को कोल गैसीकरण यानी कोल गैसिफिकेशन कहते हैं। तो कोल गैसिफिकेशन कैसे होता है? कोल गैसिफिकेशन C+H2O गैस, ये सॉलिड, CO प्लस H2, ये भी क्या है? गैस, ये भी क्या है? गैस। सिंगेस में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड को आयरन क्रोमेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में भाप से क्रिया कराने पर एक डायहाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें CO गैस प्लस H2O गैस, ये रिएक्शन हम 673 केल्विन पे करते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में। CO2 प्लस H2 किस फॉर्म में मिलती है? गैस फॉर्म में प्राप्त होती है। तो यह भाप अंगार गैस श्रुति अभिक्रिया यानी कि वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कहलाती है। इसे हम क्या कहते हैं? वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कहते हैं। और वर्तमान में 77% डाइहाइड्रोजन का उत्पादन ऐसे पेट्रोकेमिकल्स जिसमें 18% कोल और 4% जलीय विलयनों के विद्युत अपघटन तथा 1% उत्पाद अन्य स्रोतों से प्राप्त होता है। तो 77% जो है वो इस अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। तो हमारी प्रिपरेशन वाला जो टॉपिक था कॉमर्शियल प्रिपरेशन एंड लेबोरेटरी प्रिपरेशन वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नया जो है इसमें वो देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो प्रॉपर्टीज की बात करें हम, प्रॉपर्टीज ऑफ H2, तो सबसे पहले इसमें दो प्रकार की प्रॉपर्टीज आती है। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है केमिकल यानी कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण की बात करें तो भौतिक गुण H2 इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस। तो H2 जो होता है वो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है एंड कंबशिबल गैस। कंबशिबल का मतलब होता है कि वो दहनशील है यानी कि स्वयं जलती है। सेकेंडली हम देखें तो इट इज़ अ लाइटर देन एयर एंड इनसॉल्यूबल इन वाटर। तो वो हवा से कैसी है? हल्की है, वायु से हल्की है, और जल में कैसी है? इनसॉल्यूबल यानी कि अघुलनशील। कैसी है वो? अघुलनशील गैस है ये। साथ ही हम और देखें इसमें तो इनके तथा ड्यूटेरियम के अन्य भौतिक गुण हम कंपेयर कर लें इसमें तो समान होते हैं करीब करीब। इनके भौतिक गुणों की बात करें तो इनके गलनांक, हाइड्रोजन के जो गलनांक है वो, उनके क्वथनांक की बात करें तो इसके लिए हम एक चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो इसमें इनके गलनांक 13.96 किसका है? हाइड्रोजन का। ड्यूटेरियम का 18.73 और ट्रिटियम का होता है 20.62। क्वथनांक की बात करें तो ये 20.39, 23.67 और 25। घनत्व 0.09, 0.18 एंड 0.27। इसके अलावा इनकी बंध वियोजन एंथैल्पी की बात करें तो 430, 5.88, 443.35 ये होती है इसमें। आयनन एंथैल्पी की बात करें तो ये 1312 होती है इनकी। तो इस तरह से हम गुणों को भी यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। अब रही बात आपके इनके रासायनिक गुणों की बात करें तो H2 का रासायनिक व्यवहार काफ़ी हद तक बंध वियोजन एंथैल्पी द्वारा निर्धारित किया जाता है। एंड HH बंध वियोजन एंथैल्पी किस तत्व के दो परमाणुओं के एकल बंध के लिए अधिकतम है, इस तथ्य से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और इस कारक के कारण ही हाइड्रोजन का इसके परमाणुओं में वियोजन केवल कब होता है? इसका वियोजन H2 का 2000 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर होता है और लगभग
0.081% ही होता है, यानी बहुत ही कम मात्रा में वियोजन होता है। और लेकिन यदि हमें टेम्परेचर 5000 केल्विन कर दें तो इसका जो वियोजन है वो बढ़कर 95.5% यानी अधिक होता है। तो HH बंध एंथैल्पी के कारण कक्ष के ताप पर H2 अपेक्षाकृत कैसा होता है, निष्क्रिय होता है। तो ये बात कंप्लीट हो गई है हमारी यहाँ पे। अब इसके जो ज़्यादा डिटेल में गुण हैं, रासायनिक गुण, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।